एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बहुत फेमस है वो शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू के एंड से। वर्ल्ड वॉर टू के जो एंड में कौन मरा था जिसकी वजह से वॉर रुका, सब कुछ खत्म हुआ, वो था हिटलर। हिटलर, हाँ। एडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वॉर टू भी उसी की वजह से शुरू हुआ। तो जब एडोल्फ हिटलर मरा था तो जो सब जगह न्यूज़ में चीज़ें आई, मेन स्ट्रीम पब्लिशिंग में न्यूज़ आई, वो थी कि हिटलर इज डेड नाउ एंड द वॉर इज ओवर। ठीक है। बट जब कई समय बाद इस चीज़ के ऊपर दोबारा से रिसर्च होनी चालू हुई, क्योंकि जब पता चला कि काफ़ी सारे नाजी सोल्जर्स जो थे, जो टॉप ऑफ द लाइन नाजी लेफ्टिनेंट मेजर जनरल थे, वो सब लोग भाग के साउथ ऑफ अमेरिका में चले गए थे। कंट्री लाइक अर्जेंटीना, माचू पिचू, पेरू, उन्होंने एंड इटली, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली जाके, कि जहाँ पे प्योर नाजीज, जिन्होंने नाजी आर्मी में हिटलर के साथ सर्व किया। तो जब ऐसी खबरें आने लगी कि बहुत सारे नाजी हाई क्लास मेजर जनरल्स भाग के सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और तो ये खबरें भी उड़ने लगी कि हिटलर भी हो सकता है कि भाग गया हो, वो मरा ना हो, क्योंकि हिटलर जो था अपने बॉडी डबल्स यूज़ करता था, अपने हम शक्लों को यूज़ करता था। तो उसकी वहाँ पर बॉडी मिली थी। हिटलर की बॉडी को बोलते हैं कि जब हिटलर मरा था और उसकी बॉडी को उनके बंकर से निकाल के, हिटलर और हिटलर की बीवी की बॉडी को बंकर से निकाल के जब लाया गया था, तो उनकी बॉडीज़ को ना बाहर गार्डन में रख के आग लगा दी गई थी। अच्छा। और जर्मनी में उस टाइम पे सबसे पहले अंदर जो घुसने वाली जो आर्मी थी वो थी रशियन आर्मी। ठीक है। ठीक है। तो रशियंस, ये मान लो कि बस जर्मनी में घुस ही गए थे। और जब रशियंस वहाँ पहुँचे तो बोलते हैं कि उनको हिटलर की मतलब आधी जली हुई बॉडी, आधी जली हुई क्या, ऑलमोस्ट 95% बर्न बॉडी मिली थी, जिसमें कि उनको कुछ बोन्स मिले थे, उसका स्कल मिला था और जॉज के कुछ पीसेस मिले थे। तो मतलब 95% जली हुई है, तो भाई फिर तो पूरी मानना जल गई वो। हाँ, तो मतलब बोन्स के कुछ पीसेस एंड एशेस। हाँ, तो ठीक है। उससे मतलब पहचान कर पा रहे थे वो कि हाँ ये हाँ, तो उस क्या हुआ आदमी की कि है। उस टाइम पे उन्होंने उस बॉडी को उठाया, पैक करा, और कुछ जो वहाँ पे एविडेंसेस मिले, जो हिटलर के जो क्लोज सोल्जर्स थे, उसके साथी जो थे क्लोज, तो जो भागे नहीं थे वहाँ से, उनसे जब पूछता, उन्होंने बोला कि हिटलर मर चुका है, दिस इज द बॉडी ऑफ हिटलर। अच्छा। ठीक है। जो ये बर्न बॉडी है हिटलर की, हिटलर इज डेड नाउ। तो जो बॉडी थी वो रशियंस ने कब्जा ली, और रशियंस अपने साथ लेके चले गए उस बॉडी को। फिर जब ये चीज़ें सामने आने लगी कि बहुत सारे नाज़ीज़ अर्जेंटीना में हैं और बहुत बढ़िया से सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर इस बात पे जब अटकलें उठने लगी कि हाँ यार, हिटलर भी ज़िंदा हो सकता है, और कई सारी थ्योरीज आने लगी कि लोग कहने लगे हाँ हमने हिटलर को देखा है, अर्जेंटीना के बीच पे उनकी एक बोट आई थी, उससे हिटलर को उतरते देखा हमने। इस तरह की बातें आने लगी, क्योंकि हिटलर के जो कई, जो मैंने जैसा बताया अभी कि साथी थे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड्स जो थे हिटलर के, एडोल्फ आइकमैन एंड मैनी अदर पीपल लाइक दोज, तो उनको मोसाद ने पकड़ा था अर्जेंटीना में, है ना। और आइकमैन को शायद पकड़ के ले गए थे, आई थिंक जोसेफ मेंगेले। तो जब वॉर क्राइम के लिए सज़ा मिल रही थी उनको, तो उनको लगा कि यार जब ये हिटलर के लेफ्ट एंड राइट हैंड्स को हम पकड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हिटलर भी निकल के भागा हो यहाँ से, और कहीं ना कहीं वो जिंदा हो। तो अब होता क्या है कि जब रशियंस से हिटलर की जो भी लास्ट के कुछ अवशेष बचे हुए थे उसकी जली हुई बॉडी के, वो मांगे गए ना, और जब उन पे डीएनए टेस्टिंग करी गई, तो जो रिजल्ट्स निकल के सामने आए वो दिमाग हिला देने वाले थे। क्या था वो? इतने सालों तक हिटलर के जिन रिमेन्स को समझा जा रहा था कि ये हिटलर के रिमेन्स हैं, वो एक फीमेल के रिमेन्स निकलते हैं। ओह,
हिटलर तो छोड़ो, वो दूर दूर तक एक मेल इंसान के रिमेन्स नहीं थे, वो एक फीमेल के रिमेन्स थे। तो पहली फिर मतलब पहली फिर बात तो यहीं फंस गई फिर, हाँ। कि जब ये रिमेन्स ही एक औरत के हैं तो हम्म, कैसे मतलब उस टाइम पे ये बात छूट गई कि ये हिटलर नहीं हो सकता। हाँ। तो अब फिर निकली तो उन्होंने कहा कि जो आई विटनेसेस थे जो हिटलर के हाँ, साथ में उस टाइम पे हमने सोल्जर्स को कैप्चर करा था, उनके एविडेंसेस पे, उनकी जो बयान होते हैं उनके हिसाब से हमने मान के इसको मान लिया कि ये हिटलर ही हो सकता है। और जब ढूंढा भी गया तो पूरा उस टाइम पे जर्मनी को घेर लिया गया था, तो कोई ऐसा रास्ता बचता नहीं है कि हिटलर बच के भाग पाए। लेकिन जब और ज़्यादा इस चीज़ में रिसर्च करी गई तब पता चला कि जिस बंकर में हिटलर था उस बंकर में एक सीक्रेट टनल थी जो एक रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी। अच्छा। तो माना गया कि फिर मतलब ऐसी थ्योरी डेवलप करी गई कि पॉसिबिलिटी है इस बात की कि हिटलर इस जगह से भाग के निकल गया हो। और जिसको हमने सोचा कि इस इंसान ने अपने आप को गोली मार के सुसाइड किया, वो हिटलर ना हो। ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर वो हिटलर है तो मे बी वो हिटलर का बॉडी डबल हो सकता है, क्योंकि वो अपने बहुत सारे हमशक्लों को लेके घूमा करता था, वो कभी भी किसी से फर्स्ट हैंड नहीं मिला करता था। तो ये जो थ्योरी थी कि मेन स्ट्रीम में थ्योरी है कि हिटलर वाज डेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। बट जब और एविडेंसेस निकल कर आए, रिसर्चेस हुई, हिटलर के और साथियों को ढूंढा गया, तब पता चला कि भाई जिन एविडेंसेस को, जिन रिमेन्स को हम मान रहे थे कि वो हिटलर के हैं, वो हिटलर के थे ही नहीं। इट वाज वहाँ तो उन्हें सबूत भी मिल गया ना वो। एग्जैक्टली कि वो एक किसी फीमेल के रिमेन्स थे। तो फिर मतलब यही अंदाज़ा लगाया गया, दिमाग लगाया गया, ये हिटलर कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। तो फिर तो मिला ही नहीं ना वो उसके बाद। हिटलर मिला नहीं, लेकिन ना पता है इसके साथ ना एक और जो बहुत वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जुड़ती है हिटलर इस कहानी के आगे से, कि हिटलर भाग के कहाँ जा सकता है। तो वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये, अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना, ये मतलब स्ट्रेट आउट ऐसा लगता है कि हॉलीवुड मूवी की कहानी है ये कोई। ठीक है। और इस पे कमाल की बात यह है कि इस पे ना एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी। अच्छा, कौन सी? स्काईरिम नाम है उस मूवी का। अच्छा। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसी थ्योरी है कि हिटलर जब पूरे जर्मनी पे राज कर रहा था और जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू था, तो उसने अपने साइंटिस्टों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में पूरा झोंका हुआ था कि जितना पैसा चाहिए सारे फंड्स मिलेंगे, एक से एक टेक्नोलॉजी बनाओ। तो आज जो हम आर्मी प्लेन्स देखते हैं ना, सुपरसोनिक जेट्स, सबसे पहले नाजी जर्मनी ने हाई स्पीड फ्लाइंग जेट डेवलप किया था। हाँ, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को वो करा। हाँ, सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले वो जेट डेवलप किया था। फिर उन्होंने जब एंटार्क्टिका के लिए सबसे पहले जो मिशन भेजा गया वो हिटलर की तरफ से भेजा गया कि आप जाओ एंटार्क्टिका पे रिसर्च करो। तो कहते हैं कि जब एंटार्क्टिका के लिए भेजा गया उसको बोलते हैं ऑपरेशन हाई जंप। अच्छा। तो जब एंटार्क्टिका के लिए भेजा गया उस मिशन को, तो बोलते हैं कि हिटलर को वहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशन मिली जिसका नाम है अगाथा। ओके। ठीक है। तो वहाँ से आती है थ्योरी की, हॉलो अर्थ थ्योरी, कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक पूरी अलग दुनिया मिली उनको वहाँ पे, जिनको एक अलग सिविलाइजेशन मिली वहाँ पे, जो मतलब पृथ्वी जब से है तब से वो सिविलाइजेशन है वहाँ पर, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन। तो ऐसा बोलते हैं कि हिटलर भागकर अगाथा में चला गया, अगाथा में चला गया और वो वहां रह रहा है बढ़िया से, जितने भी समय तक रहा वो वहां रहा। ठीक है। ये वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं बताता हूँ। अब जो स्काईरिम मूवी जो है, ठीक है, फिर इसमें एक चीज है ना, ये थ्योरी आई कहाँ से, इसका बेस क्या था? हाँ, बेस इस थ्योरी का बेस ये था कि जब हिटलर मिला नहीं, हाँ, जब ये वाली बात कंफर्म हो गई ना कि जो रशिया के पास जो रिमेन्स थे वो जब टेस्ट करे गए तो भाई वो तो किसी औरत के निकले। हाँ, वो तो ठीक है। वो फिर अब क्या हुआ ना कि जब चीजें ढूंढी गई
तो जिन लोग वो जैसे मैंने बताया कि हर जगह से थोड़ा 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 मिलता है आपको, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं आपको, फिर उन जब चीज़ों को जोड़ के कहानी बनाई जाती है तब आपको पता चलता है कि यहाँ से कहानी इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है। हाँ, वो ये कि एक मैप के टुकड़े कर दो, जब उनको जोड़ोगे तो काफी रास्ते निकलते हैं। तो एक हाँ। कहानी तो ये हो सकती थी कि हिटलर मरा नहीं, वो भाग के अर्जेंटीना चला गया अपने सारे ऑफिसर्स के साथ, ठीक है। एक कहानी ये भी हो सकती है कि हिटलर ने जो ऑपरेशन हाई जंप करा था अपनी पूरी आर्मी को भेज के अंटार्कटिका में, तो उनको वहाँ पे एक अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशन मिली जिसका नाम अगाथा था, तो वो भाग के वहाँ चला गया, ठीक है। अब इस चीज़, जैसे तूने बोला कि इस चीज़ का बेसिस क्या है कि वो वहीं गया हो, क्योंकि जब हिटलर को उसकी आर्मी ने आके वापस सारी चीज़ें बताई, पूरे के पूरे एविडेंसेस दिए, पूरा का पूरा नरेट किया उनको क्या दिखा क्या नहीं दिखा, तो वो सारे रिटन एविडेंसेस हैं जो बनते हैं ना, मिशन लॉग्स बनते हैं, तो उन्होंने मिशन लॉग्स में वो सारी चीज़ें मेंशन करी हुई थी, तो वो कहीं से मिला उनको कि हाँ भाई वो मिशन लॉग्स मिले उनको कहीं से, ठीक है। हाँ, मतलब उस चीज़ के कह सकते हैं छोटे एविडेंसेस हर चीज़ के मिले। हाँ, उन्होंने कहानी जोड़ के ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाली, तब उन्होंने ये सोचा कि मतलब कि वो वहाँ गया होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो थोड़ा मेरे को भी मतलब बिलीवेबल नहीं लगती है, बट ये बहुत वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब क्या होता है कि हॉलीवुड की एक पिक्चर बनती है जिसका नाम है स्काईरिम, ठीक है। उसमें क्या दिखाया जाता है कि उसमें दिखाया जाता है आज की दुनिया, 21st सेंचुरी का वर्ल्ड है, मॉडर्न दुनिया है अपनी, जैसे नॉर्मल हमारी दुनिया ऐसी दुनिया। उसमें दिखाया जाता है कि मून के ऊपर एक बेस बना हुआ है, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है। हाँ? ये इससे कनेक्टेड है। ये जो पिक्चर बनी है ना, ये हिटलर के अगाथा में भाग के जाने की थ्योरी के ऊपर बनी है मूवी। अच्छा, ठीक है। तो उस मूवी में क्या दिखाया जाता है कि मून के ऊपर एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है, ठीक है। वो बेस जो है वो किस शेप में है? हैक एंड क्रूज, मतलब जो हिटलर अपने फ्लैग पे स्वास्तिका यूज करता था ना, उसको हैक एंड क्रूज बोलते हैं। दैट वाज नॉट स्वास्तिका, अच्छा, ठीक है। तो उसको हैक एंड क्रूज सिंबल बोलते हैं, वो क्रिश्चियनिटी का एक सिंबल होता है। तो उस शेप में बना हुआ है पूरा कॉम्प्लेक्स बेस पूरा। अब उस बेस के अंदर दिखा रहे हैं कि वही पूरे नाजी यूनिफॉर्म में, सोल्जर यूनिफॉर्म के अंदर लोग घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्या हो रहा है कि फिर पृथ्वी के ऊपर क्या कहते हैं, यूएस दिखाया जाता है, ठीक है। यूएस की एक फीमेल प्रेसिडेंट है और वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ रही है और वो फ्लाई करके जाती है अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के हेलीपैड पे उसका हेलीकॉप्टर लैंड करता है, एक सामने गेट होता है, वो अपना हाथ उस गेट पे रखती है और जब फिंगरप्रिंट रीड होता है ना, तो उसका हाथ जो है एक रेप्टिलियन क्रीचर के हाथ में बदल जाता है। भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो मैंने भी देखी और काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी हैं कि मतलब लिजार्ड क्या कहते हैं, ह्यूमनॉइड कहते हैं, ह्यूमनॉइड्स, रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स, रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स के ऊपर वीडियोस भी वायरल हैं इस चीज़ पे। बिल्कुल। तो वो लेडी अंदर जाती है, अंदर जाती है, तो अंदर जाके पूरा दिखाते हैं कि अगाथा के अंदर हो क्या रहा है, पूरा दिखाते हैं कि अगाथा है ये, ठीक है। अब जाती है वो अंदर, अंदर दिखाते हैं सब लोग बैठे हुए हैं। तूने एक पेंटिंग देखी होगी लियोनार्डो दा विंची की, द लास्ट सपर, जिस पे जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं बीच में और एक लाइन से उनके अगल बगल कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ बिल्कुल ऐसा ही एक सीन होता है उसमें, जिसमें दिखाते हैं बीचों बीच हिटलर बैठा हुआ है। हिटलर बैठा हुआ है वो और अपने सारे बाशिंदों के साथ डिनर कर रहा है वहाँ बैठ के, और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टेबल पे जाके बैठती है और हिटलर से हाथ मिलाती है। फिर मूवी में कहानी आगे चलती है, फिर दिखाते हैं कि कोई एक लड़की है, उसको विजन्स आते हैं, तो चांद से हिटलर का कोई एक ऑफिसर होता है, वो अपने यूएफओ में बैठकर आता है। तो उसमें दिखाते हैं कि जो ये यूएफओ हम देख रहे हैं ना, वो एलियन यूएफओ नहीं है, ये साले नाजीज ने बनाए हुए हैं यूएफओ। अच्छा, वही वो जो उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लग रहे थे, तो उनका स्पेस ट्रैवल का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया था कि वो सारे के सारे मून पे चले गए थे। उन्होंने मून पे अपना बेस बना रखा है और वो अब 4th राइक की तैयारी कर रहे हैं। जब हिटलर
ने वर्ल्ड वॉर 2 किया था, उस टाइम पे वो थर्ड राइक की तैयारी, थर्ड राइक का मतलब होता है कि तीसरा राज या तीसरी बादशाहत। अच्छा, हाँ ठीक है। कि जर्मनी का या हिटलर का तीसरी बादशाहत आएगी, तो उसके लिए युद्ध हो रहा है। वो फेल हो गया, तो अब वो मून बेस में है और वो फोर्थ राइक की तैयारी कर रहे हैं, चौथी बादशाहत की, कि जर्मनी का राज, नाजी जर्मनी का राज पूरे दुनिया पे फैलेगा। तो वहाँ मून बेस पे वो तैयारियां हो रही हैं सारी भाई, वो यूएफओ बना रहे हैं, वो हथियार बना रहे हैं भयंकर। अगाथा में हिटलर है, हिटलर अगाथा में है पृथ्वी पे, वहां पे भयंकर वो डायनासोर्स को ट्रेन कर रहे हैं भाई। अच्छा, वो अपनी सवारी के लिए, भगाने के लिए डायनासोर्स हैं वहां पे भाई। तो वो पूरी मूवी, और फिर क्या था कि यूट्यूब पे जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेके, तो एक बाहर का ही बंदा था, उसने इस मूवी के ऊपर एक काइंड ऑफ रिव्यू टाइप वीडियो बनाया हुआ था। तो उस रिव्यू के लास्ट में पता है वो एक बहुत खुफिया बात, काइंड ऑफ खुफिया बात ही होती है। वो ये बोलता है कि देखो, फिल्मों के थ्रू जनता के सामने अक्सर सच रखा जाता है एक मजाकिया तौर पर, और वो उसको एंटरटेनमेंट समझ के ग्रैप्स करते हैं। क्योंकि वो जो मूवी है ना, क्योंकि वो जो मूवी है ना, वो 70 to 80% कॉमेडी मूवी है वो। अच्छा, वो कॉमेडी मूवी है। तो उन्होंने कहा कि यार, कि कितने % चांसेस हो सकते हैं, उस रिव्यू करने वाले बंदे ने बोला, यार कितने % ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि इस मूवी को जिस बंदे ने डायरेक्ट किया है, वो जब स्क्रिप्ट लिखने बैठा होगा, तो क्या उसने ये सोचा होगा कि यार हिटलर के बारे में जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, बताओ मेरे को, साला उन सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जोड़ के मैं एक पिक्चर बनाता हूँ। हो सकता है। और कितने % चांसेस हैं इस बात के कि इस पिक्चर में जो दिखाया गया है वो एक सच हो, लेकिन वो हमारे सामने कॉमेडी की फॉर्म में रखा गया है। हाँ, मतलब कि अब वही है ना कि कॉमेडी है तो बंदे देखेंगे और भूल जाएंगे। हम बता भी दें, जिसको समझ में आएगा वो समझेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो मजे में देखेगा पिक्चर को। अब वही है ना, क्रिएटिव बंदा है, वो अपनी आर्ट को इन्हीं चीज़ों के थ्रू एक्सप्लेन करता है। एग्जैक्टली, है ना। अब वो तुम ऑडियंस के ऊपर है वो कितना समझ पाते हैं। अब पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग डिजाइन करते हैं अपनी, है ना, वो अपने इमोशंस रखते हैं उस चीज़ में, है ना। अब जो बंदा समझने वाला होगा वो समझ जाएगा चीज़ों को कि हाँ, इस पेंटिंग में ये असर डाल रही है। कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस। हाँ, तो वो वाली चीज़ है ये। तो अब जैसे मैंने बताया कि मेन स्ट्रीम में जो थ्योरी है कि हिटलर शॉट हिमसेल्फ, एंड जो उसकी वाइफ थी, एवा ब्रॉन नाम था शायद उसका, उसने साइनाइड खा लिया था, दोनों मर गए थे, सुसाइड कर लिया था एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और उसके बाद वॉर ख़त्म हो गई। ठीक है, ये है मेन स्ट्रीम में, जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में चलता है। लेकिन मैंने एक शो भी देखा था बहुत टाइम पहले, इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री शो, उसका नाम है हंटिंग हिटलर। हंटिंग हिटलर, यस। ये भी कॉमेडी शो है? कॉमेडी शो नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री शो है। अच्छा। हंटिंग हिटलर। इस शो में क्या होता है कि जो इस शो का होस्ट है, वो बंदा जो सारी थ्योरीज है ना, कि अर्जेंटीना में एक पूरी नाजी कॉलोनी है, माचू पिचू पेरू में माचू पिचू जगह है, वहाँ के माउंटेन्स में एक पूरी नाजी जर्मन नाजीज की एक कॉलोनी बसी हुई है पूरी, और वो आज भी उन्हीं नाजी तौर तरीकों से रहते हैं जैसे उनके एंसेस्टर्स रहा करते थे हिटलर के टाइम पे। तो वो निकलता है उस खोज पे, तो वो अर्जेंटीना में जाता है। वो जो रोगन के पॉडकास्ट पे मैंने उसका वो शो देखा था, पॉडकास्ट देखा था, और फिर उसके बाद मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी पूरी। तो वो बोलता है कि जब वो अर्जेंटीना में गया और वो उस कॉलोनी में पहुंचा, तो कह रहा कि मैं सुबह निकला उस कॉलोनी में घूमने के लिए, और मैंने वहाँ जाके सिंपल ऐसे गुड मॉर्निंग बोला, तो उधर से एक जर्मन रिप्लाई आया। ठीक है, तो कह रहा मैं सुन के शॉक्ड हो गया कि मतलब जो कहानियां सुनी हैं वो सच हैं, कि मतलब कोई कोरी कल्पना नहीं है, सच है वो। फिर कहने लगा कि वो वहाँ के ही एक सैलून में गया, सैलून में जाकर कि मैंने बाल कटाए वहाँ मैं देख रहा हूँ कि भाई जो सैलून चला रहा है उसके जो दादा परदादा रहे होंगे हिटलर के साथ, वहाँ पे भाई फोटोज लगी हुई हैं हिटलर की,
हिटलर की फोटोज, उसके दादा की हिटलर के साथ खड़े हुए फोटोज, और वहां पे उसने नाजी फ्लैग्स लगाए हुए हैं। मतलब आज के टाइम में कोई नाजी फ्लैग लेके निकल जाए सड़क पे, भाई तो पीटेंगे उसको, ऐसी तैसी कर देंगे उसकी। अरे वहां तो उसने अपनी दुकान पूरी सजाई हुई है उस तरीके से, और कोई उसको कुछ नहीं कह रहा। वहां पे वो कह रहा पूरी कॉलोनी उनकी है। हो सकता हो ना वो कि मतलब डेकोरेशन के बेस पे करा हुआ हो। अरे यार, तो अब सिंपल सी बात है ना, डेकोरेशन के बेसिस पे करा होगा। अब क्या कहते हैं कि अब जैसे अजमल कसाब है, ही वाज अ फकिंग टेररिस्ट। अब कोई अजमल कसाब की पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट लगा के अपने घर में या दुकान में डेकोरेशन कर सकता है क्या? कुछ बंदे होते हैं जो डेकोरेशन करते हैं। अरे यार, करते भी है तो फिर पिटते भी तो है ना फिर। पिटते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो उस कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज कर पा रहा है तो क्यों? क्योंकि उसने बोला कि वहां पर पूरी की पूरी कॉलोनी ही उन जर्मन्स की थी, वो है कि उन नाजीज के वंशज हैं। ठीक है। तो उसने कहा कि अब जैसे नाजीज जो थे अपने आप को प्योर आर्यन रेस समझते थे कि वी आर टॉप ऑफ द लाइन मैन, हमसे नीचे ऊपर कोई नहीं है, सब नीचे ही है हमसे। ठीक है। तो कह रहा कि उसने मेरे बाल बाल काटे ऐसे। तो मैं उन फोटोज को देख के बहुत सरप्राइज हो गया। तो मैंने उनसे बोला कि यार मैं इसको देख सकता हूँ क्या? चूंकि कह रहा कि नहीं भाई, उसने मेरे को मना कर दिया कि नो मैन। और कह रहा उसने साले हाथ मत लगा दी। उसने मेरी तरफ ऐसी क्या कहते हैं ना, घृणित निगाहों से देखा ना कि मैं कोई तुच्छ ओछा इंसान हूँ, कि तूने बोल कैसे दिया कि तू उसको छुएगा? तो साले इसको छूने के लायक नहीं है। यू आर नॉट अ फकिंग आर्यन रेस। तो ये चीज थी। फिर उसने बोला कि फिर हमने शुरुआत करी ढूंढने को लेके हिटलर के ट्रेसेस को। कह रहे कि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कि जिनके बारे में ना मैं खुल के बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या मुझे मिला। क्योंकि अगर मैं वो रख दूंगा ना सामने तो पता नहीं कि मेरे साथ भी क्या होगा। ऐसे लोगों को तो जल्दी गायब करते हैं। तो जब जो रोगन ने उससे ये चीज़ पूछी ना कि चलो ठीक है, तुमने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई सब, कि मैं तुमसे ना एक लाइन में सवाल पूछता हूँ, मुझे एक लाइन में इसका जवाब देना। क्या तुम्हें लगता है कि हिटलर बच के भाग गया था? उस बंदे ने बिना एक सेकंड सोचे ना उसने बोला कि यस, वो नहीं मरा था, वो भाग गया था। तो भाई वो बंदा गया है उस जगह पर, उसने इतनी चीजें ऑब्जर्व की हैं। है ना भाई उस शो को देखना, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है उसके एपिसोड्स। तो उसने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा। हिटलर ना कि भाई कह रहा कि हिटलर का जो भी सामान था, जो भी जर्मन नाजीज का जो भी सोना था, वो सब उस ट्रेन में, एक ट्रेन थी साला, उस ट्रेन में भरकर वो कैसे निकाल के ले गए हैं किसी को नहीं पता। कह रहे कि ये जो लोग भाग कर आए हैं, अब सिंपल सी बात है ना, कोई रेफ्यूजी इंसान है, अगर वो अपनी जान बचा के भाग रहा है तो यार ऐसा तो होगा नहीं ना कि अरे यार ठीक है मेरे पास इतना पैसा रखा है, मैं अपने डाल लेता हूँ, बैग में डाल के भागता हूँ। वो तो जान मैटर करती है ना उसके लिए, सबसे पहले तो भागेगा ही जान बचा के। कह रहा कि साला उनकी जो कॉलोनीज है ना वहां पे, वो साले फकिंग मिलियनेयर्स लोग हैं, वो रेफ्यूजी बनकर आए लेकिन तब भी उनके पास इतना पैसा है कहां से? दैट वाज ऑल द मनी दे लूटेड एंड ट्रांसपोर्टेड दैट मनी फ्रॉम द ट्रेन। सही बात है। तो कह रहा कि भाई वो सब कुछ भाई, जो उन्होंने रिसोर्सेज लूटे थे ना वॉर के टाइम पे, कह रहे वो सब ले आए थे अपने साथ। तभी तो इतने मजे में है वहां पर कि उनके पूरी कॉलोनी से कोई बाहर का बंदा जा नहीं सकता वहां पर। एग्जैक्टली। बोला कि जब हिटलर को पता चल गया था कि वॉर जा रही है हाथ से, तो कह रहा कि उन्होंने अपना भागने का प्लान तैयार कर लिया था और किसी को पता भी नहीं चला। ऊपर से दिख रहा था ऐसा कि हिटलर सोच रहा है कुछ, फाइट बैक कर सकता है। ये चीजें तो इतनी गुप्त होती हैं, है ना, जो प्लान्स बनते हैं ऐसे कि हाँ वो हमला करने वाले उन पर, लेकिन उन्हें पता कैसे चला हिटलर को कि ये लोग अटैक करने वाले हैं? क्योंकि हिटलर वॉर हार रहा था। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर बहुत जगह से वॉर हारने लग गया था। तो उससे आइडिया हो गया था, उसको आइडिया हो गया था कि हाँ ठीक है। और जब उसको दिखने लगा, क्योंकि जब हिटलर की जो फौज थी जब वो रशिया पहुंची ना, तो उसको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। उसके हर एक सैनिक मारे गए वहां पे। क्योंकि रशिया में जो विंटर्स होती है ना, वो इतनी खतरनाक होती है कि उनके जर्मन सैनिक वहां लड़ ही नहीं पाए। वो साले जम के मर गए वहां पे, वो ठंड से मर गए। रशियंस ने भी नहीं मारा उनको, वो ठंड से मर गए वहां जम के, भूखे। खुद ही मर गए वो। तो उसको वहां से बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक नुकसान हुआ आर्मी का।
फिर जब उसको दिखा कि रशियंस मार्च करने लग गए हैं अब जर्मनी की तरफ, तो उसको पता चलेगा कि रशियंस के पास आज भी दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना भाई, ये दिमाग हिला तो देती हैं ये, अब वही चीज़ होती है ना है कि ना। एक मेन स्ट्रीम जो थ्योरी है जो हर किसी को पता है, वो ये है कि हिटलर वाज डेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। बट ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें जब मिलती हैं कि कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, फिर उस इन्फॉर्मेशन का एक थोड़ा सा एविडेंस भी मिला, तो अब ये सब चीज़ें जब आपस में जुड़ के ना एक अलग हिस्सा प्रेजेंट करती हैं कहानी का। कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो एक साइड तो वो जो हम सबको पता है, हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए, मूवीज़ में देखते आए, न्यूज़ में देखते आए, लेकिन जो कॉइन का फ्लिप साइड है वो ये भी है। तो इयान स्टीवनसन थे एक बहुत फेमस, जिन्होंने री इनकारनेशन के ऊपर ना जाने कितने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केसेस पे रिसर्च करी। उनके ही एक साथी प्रोफेसर जब रिसर्च कर रहे थे, तो वो रिसर्च करते करते पहुंचे श्रीलंका। श्रीलंका में एक लड़की पैदा होती है जब वो 4-5 साल की होती है, उसका नाम पूर्णिमा है, पूर्णिमा रखा जाता है। तो पूर्णिमा अपने घर में बताती रहती है कि मैं एक समय पे थी, यहाँ से थोड़ी दूर रहा करती थी, और मेरी एक मम्मी है, कितना मेरा एक दूर? भाई है। मतलब जहाँ वो पैदा हुई उससे लगभग 60-70 किलोमीटर दूर, Okay. कोई दूसरे ही शहर में। हाँ, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं, लेकिन हाँ 1000 किलोमीटर्स नहीं, मतलब कंट्री डिफरेंस नहीं। 1000 किलोमीटर्स का भी क्या डिफरेंस माने यार, कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो श्रीलंका में ही मरकर श्रीलंका में ही पैदा हो हाँ, गई। मैं भी अच्छा, इसी चीज को है ना? समझना चाह रहा था। तो अब वो ये बताती है कि मेरी एक फैमिली है, और जब उसके घर वाले उसको थोड़ा डांटते वाटते थे, तो ऐसे बोलती है कि मेरे को तो मेरी मम्मी है वो बहुत अच्छे से रखती थी, उन्होंने कभी मेरे को, तो घर वाले सरप्राइज थी, क्या बातें कर रही है यार ये। हाँ, एक बच्चे की बात कौन ठीक है। सोचेगा कि क्या बोल और रहा है। उसके जो फादर थे, उसके फादर के फ्रेंड को जब बात पता चली, तो वो टीचर थे, तो उन्होंने अपने साथी ग्रुप में बताई ये चीज़ें। तो उसके फादर के फ्रेंड और फादर के फ्रेंड का भी एक और फ्रेंड, उन्होंने कहा कि यार चलो रिसर्च करते हैं इस चीज़ पे, पता तो चले कि ये बच्ची मतलब सच बोल रही है क्या, कोई मेंटल प्रॉब्लम है इसको, कोई डिप्रेशन वगैरह में क्या है इसको, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है इसको। तो फिर इतने में ही उस केस की रिसर्च करते करते जो इवान स्टीवनसन के जो साथी प्रोफेसर थे वो भी पहुंचे वहाँ पे, वो भी मिल गए उनके साथ। अब धीरे धीरे ढूंढ मची कि क्या एड्रेस है, कहाँ किस जगह की बात कर रही है, किस इंसान की बात कर रही है ये। वो लड़की बताती थी कि मैं पिछले जन्म में, क्या नाम, बाबूलाल नाम था शायद उस इंसान का, अगरबत्तियाँ बेचा करती थी। और उसने बताया कि हमारा जो घर था बहुत गरीब परिवार था, फिर धीरे धीरे हमने अगरबत्तियों का बिजनेस करना स्टार्ट करा, और मैं अगरबत्तियाँ बेचने गई थी एक दिन, और एक बस ने मेरे को टक्कर मार दी थी, उस दिन मेरी मौत हो गई थी। फिर उससे पूछा उन्होंने कि कौन सी अगरबत्तियाँ थी, तो उसने अब अगरबत्तियों का ब्रांड भी बताया उसने कि अंबिका नाम की अगरबत्तियाँ बेचते थे हम, अंबिका अगरबत्ती करके। ठीक है भाई। तो उन्होंने पूरा ढूंढना शुरू करा श्रीलंका में। तब उनको एक एरिया मिला अपने शहर से 70-80 किलोमीटर दूर, कि जहाँ पे इस नाम की अगरबत्तियों को बेचने वाला एक परिवार है जो बनाता है इन अगरबत्तियों को। वहाँ पहुँचे, फिर उनसे पूरी की पूरी जो स्टोरी थी क्रॉस चेक करी कि हाँ आपका कोई भाई था, उन्होंने बोला हाँ हमारा एक भाई था, और वो आज से लगभग 6-7 साल पहले मर चुका है। ठीक है, 6-7 साल पहले मरा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि बस से एक्सीडेंट हुआ था। वो सब शॉक्ड एंड सरप्राइज कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, 70-80 किलोमीटर दूर एक लड़की पैदा हुई है और वो ये सब बातें बता रही है। तो उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बाबूलाल के परिवार में जब गए तो उन्होंने ये नहीं बताया उनको कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे। वो खाली काइंड ऑफ ऐसे गए कि हम पूछना है आपके भाई के बारे में, कुछ ऐसे ही। फिर वो वापस अपने घर लौटते हैं। अब उनको ये होता है कि अब और कंफर्मेशन कैसे लिया जाए, तो वो उससे लड़की से पूछते तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, कैसे। तो कहा हाँ आप मेरे को ले चलो मेरे शहर में, मैं आपको सब दिखाऊंगी बताऊंगी। वो उसको लड़की को उस सिटी में लेके जाते हैं। जैसे ही उस टाउन का रास्ता स्टार्ट होता है, वो लड़की बताना शुरू कर देती है कि ये नीचे वाली जो रोड है इससे जाना है।
वो उस रोड से जाते हैं, वो उसको दुकान दिखती है अपनी, बोलती है हमारी दुकान है, ठीक है। फिर बोलते कि इस गली में मुड़ो, यहाँ पे घर है हमारा। वो जाते हैं उससे घर में। जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं, अब जब वो बंदा जब मरा था, वो एक अडल्ट इंसान था, आई थिंक सो अराउंड 27-28 साल की उम्र थी उसकी। उसकी बहनें बड़ी हो गई हैं सब। तो वो जाती है और क्या कहते हैं, अपनी जो बहन है उसकी गोद में बैठ जाती है, उसका नाम बोल के बोलते हैं कि ये मेरी छोटी बहन है। उसकी बहन शॉक्ड एंड सरप्राइज। तो फिर बताती है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है। वो अगरबत्तियों के डब्बे देख रही है, वो बोल रही है कि तुमने इनका कलर क्यों चेंज कर दिया? जो कलर पहले था वो ज़्यादा अच्छा लगता था, ऐसा कलर क्यों चेंज कर दिया तुमने? सब शॉक्ड एंड सरप्राइज कि यार ये लड़की इतना कुछ कैसे बता पा रही है, कैसे जानती है ये? इज इट रियली द केस ऑफ रीइंकार्नेशन? और क्या ये सच में बाबूलाल था और अब ये लड़की बन के पैदा हुआ है? फिर जब और थोड़ा रिसर्च करा जाता है कि चलो हमें दिखाओ तुम कहाँ पे मरी, वो लड़की उन लोगों को उस जगह लेके जाती है। एक चौराहा होता है, वो बताती है कि मैं यहाँ इस चौराहे पे से बाइक पे पीछे अगरबत्तियाँ रखी हुई थी, गांव में जाना था उसको बेचने के लिए, कि मैं रोड क्रॉस करने वाली थी, इतने में ही दूर से एक बस आ रही थी। तो कह रही कि उसकी स्पीड को देख के ना मेरे को मतलब अजीब सा लग रहा था कि ये ठोक ठाक ना दे, ठीक है। तो कह रही कि जितना मैं बीच रोड में थी और पीछे को हटती, इतने में तो वो बस आके मेरे को ठोक के चली गई और मेरे ऊपर से चली गई वो बस कुचल के। और कह रहा है कि बस फिर तो उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं उस बस के ऊपर बैठी हुई हूँ और मेरी बॉडी नीचे पड़ी हुई है। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं मर गई हूँ। बेसिकली उसके बाद भी बहुत सारी चीजें देखी कि उसको कैसे ले गए, क्या हुआ। नहीं, उसने वो सब तो एक्सप्लेन नहीं करा, नहीं किया, बट इस चीज से हाँ, बट होता है कि देखा उसने कि मरने के बाद उसकी बॉडी नीचे है और वो कह रही कि मैं उस बस के ऊपर बैठी हुई थी। तो जब ये सारी कहानी हो गई तो इतना सब कुछ, इतना क्लैरिटी के साथ अपनी पुरानी लाइफ को बताना, हर एक चीज माइन्यूट डिटेल जो जो उसको पता थी। तो रीइंकार्नेशन की दुनिया में, जो रिसर्च की दुनिया है, उसमें पूर्णिमा का जो ये केस है ना, उसको ऐसा केस माना जाता है कि इसमें डिबंक करने वालों के पास कोई ऐसे फैक्टर्स और लॉजिक्स है ही नहीं कि वो कह सके कि नहीं उनके घर से कुछ कनेक्शन रहा होगा, बाबूलाल के घर से कुछ कनेक्शन, कोई स्टोरी सुन ली होगी। अरे 4 साल की बच्ची न्यूज़पेपर थोड़ी ना पढ़ेगी। सिमिलर केस एक मेरे पास भी है जो जैसे तुमने एक्सप्लेन किया। वैसे ये वाला जो है ना, जो तूने बताया बाबूलाल वाला, ये ट्रूली रीइंकार्नेशन केस है। हाँ, क्योंकि इसमें मैं देख रहा था कि एक पर्सन है, डॉक्टर हेमंत सिंह सिन्हा नाम से है, अभी तो एक्सपायर हो गए हैं वो। तो वो बताते थे कि हम लोग केस स्टडी करते थे ऐसे, तो उसमें क्या करते थे हम, केस को ना 3 तरीकों में बांट लेते थे, ठीक है ना, कि अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा रीइंकार्नेशन जो केस है वो ट्रू है, जेन्युइन है। हाँ, तो उन्होंने पहले करा मेमोरी टेस्ट, कि जो भी ऐसे बच्चे थे जो बता रहे हैं चीज़ों को कि मेरा जन्म हुआ था यहाँ पे, मैं ये था पहले, तो उनसे वो सवाल जवाब करते थे उल्टे सीधे, ठीक है, उल्टे सीधे सवाल जवाब करते थे, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो, थोड़ा घबराए, तो पता चले उन्हें, स्टोरी चेंज करे थोड़ी अपनी, है ना। तो कह रहे कि ऐसे केस तो भाई हमें बहुत मिले जिसमें बच्चे घबरा गए, कि उनके माँ बाप ने उनको सिखा रखा, पहले कुछ बोला फिर कुछ और बोल दिया उन्होंने। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा पहले ये करते थे, अब इसमें बच्चा नहीं फंसा तो उसके बाद करते थे सेकंड स्टेप पे पहुंचेंगे। सेकंड स्टेप था वो, उसमें करते थे ESP, ओके, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। हाँ, उसमें वो चीज़ चेक करते थे कि बच्चा कहीं ये विजुअल तो नहीं देख रहा, है ना। तो उसमें ऐसा होता है काइंड ऑफ कि कोई है बच्चा सो रहा अपने सपने में, उसको रहता मेरठ में है, दिखाई दे रहा उसको दिल्ली का, सपने आते हैं ESP में ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ चेक करते थे वो। ESP को भी वैसे नापने का, मतलब देखने का एक चीज़ होता है कि कुछ कार्ड्स होते हैं, वो बच्चे को दिखाए जाते हैं, वो पूछते हैं कि क्या दिख रहा है उसमें, तो उससे पता लगाते हैं कि ESP है या क्या है। ओके, है ना। फिर वो करते हैं तीसरा रिकॉग्नाइजेशन। ओके। अब जैसे तूने बताया बाबूलाल वाले केस में, उस बच्चे ने सब कुछ रिकॉग्नाइज किया है, है ना, अगरबत्ती के डब्बे देख के, उसे सब कुछ पता है, मम्मी को देख के मम्मी बता रही है वो लड़की, भाई को बता रही है कि ये मेरा भाई है, बहन को बता रही है क्लियरली ये मेरी बहन है, ये हमारी दुकान है। तो रिकॉग्नाइजेशन उन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है चीज़ों को, तो दैट मीन्स कि वो जेन्युइन केस है। हाँ, वो जेन्युइन केस है, ट्रूली रीइंकार्नेटेड। तो उन्होंने ऐसे बांट रखा है इन चीज़ों को।
और एक थ्योरी और है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइटैनिक के ऊपर। ओह टाइटैनिक, द इनसेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ टाइटैनिक। वो तो बहुत खतरनाक चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी थी। तो टाइटैनिक की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी है देख, भाई, कहानी सबको पता है कि कहानी टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, डूबा और डूब था। गया था, ठीक है है ना। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आती है कि बोला जाता है कि जो जहाज डूबा था वो टाइटैनिक था ही नहीं। अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ऐसे सपोर्ट किया जाता है कि जो डूबने वाला जहाज था वो जहाज था ओलंपिक, ठीक है, और टाइटैनिक को कभी पानी में उतारा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइटैनिक से पहले स्टार लाइन कंपनी थी, शायद से उसका पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, स्टार लाइन कंपनी थी, वाइट स्टार लाइन, हाँ वाइट स्टार लाइन थी, वाइट स्टार लाइन कंपनी। टाइटैनिक से पहले उसका एक क्रूज शिप चला करता था जिसका नाम था ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक क्रूज शिप चला, उस ओलंपिक क्रूज शिप की एक्सपायरी आ गई, ठीक है। अब उनको ये था कि यार अगर हम इसको यार्ड में खड़ा कर देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा बहुत, और वो एट द सेम टाइम टाइटैनिक भी बना रहे थे। तो अब उनको ये था कि हम इस शिप के साथ कुछ ऐसा करें कि ये हमें प्रॉफिट देके जाए, हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम हो सकता है कि इस शिप को ना अगर हम ऐसा दिखा दे कि एक्सीडेंट होकर डूब गया है तो उसका इंश्योरेंस का पैसा हमें मिल जाएगा, जिससे कि हम एक नया शिप बना सकते हैं और हमारा ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं कि टाइटैनिक तो बन ही रहा है, टाइटैनिक बनाते रहते हैं, ठीक है। तो टाइटैनिक भी बना रहे थे, मार्केटिंग भी चल रही थी, और उन्होंने ओलंपिक शिप को रेनोवेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत थी रेनोवेशन की, डेंटिंग की, पैचिंग की, वो सब करवा दिया, ठीक है। उसका सारा इंटीरियर चेंज करा गया। फ्लोर की जो टाइल्स थी उसको चेंज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शिप के ऊपर जो फ्लोर होता है वो मेटल का फ्लोर होता है, और उसी के ऊपर सारी चीज़ें बनी हुई होती है, जो टेक्सचर वगैरह बना हुआ होता है। तो उन्होंने जहाँ जहाँ पे उस फ्लोर को मतलब ढका जाना था वहाँ के लिए उन्होंने कार्पेट्स बिछा दिए, ठीक है। उसके बाद जिस दिन टाइटैनिक को उतारना था पानी में, उसके पहले क्रूज हॉलिडे के लिए क्रूज शिप को उतारना था, तो उस दिन उतारा गया ओलंपिक को पानी में। टाइटैनिक की जगह ओलंपिक पानी में उतरा। टाइटैनिक का नाम छपा हुआ था उस पे, हाँ। और पेंट भी टाइटैनिक जैसा था, मतलब सेम ही था बिल्कुल। आप बिल्कुल आप पता नहीं लगा पाओगे हाँ कि वो है। और लोग चढ़े, टाइटैनिक गया, ठीक है। और उसके बाद वो एंटार्कटिक में जाता है, आइसबर्ग से टकराता है और डूब जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसका इंश्योरेंस का पैसा रिकवर होता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इस थ्योरी को इतना ज़्यादा पुश क्यों मिलता है? सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल है। अब इस थ्योरी को हुआ होगा इतना ज़्यादा पुश क्यों मिलता है कि इसके पीछे एक और थ्योरी ये आती है कि बहुत फेमस बिजनेसमैन हुए, जेपी मॉर्गन। वो जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उस समय पर वो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनियर्स थे, स्टार्टिंग बिलियनियर्स में से। तो उनके कंपटीशन के बहुत सारे लोगों को उन्होंने टाइटैनिक पे इनवाइट किया था, क्योंकि जेपी मॉर्गन उस टाइम पे, जो आज के टाइम उस टाइम पे एक फेडरल रिजर्व बैंक को क्रिएट करना चाह रहे थे अमेरिका में, एक प्राइवेट बैंक की नींव डाल के, कि जहाँ पे अमेरिका का सारा पैसा मैनेज हो, जो कि आज करंटली अमेरिका के अंदर एग्जिस्टेंस में है, फेडरल रिजर्व बैंक। जैसे हमारे इंडिया का आरबीआई है, वैसे वहाँ पे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। लेकिन उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो अगेंस्ट थे उसके। क्यों थे अगेंस्ट? उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा बैंक अमेरिका का ये बनेगा। तो उनके कॉम्पिटिटर्स को ये था कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होंगे लोन अमाउंट के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, वो उस बैंक से डिसाइड होंगे। जैसे आरबीआई डिसाइड करता है ना कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा, वो फेडरल बैंक डिसाइड करता, ठीक है। तो अब उनके कॉम्पिटिटर्स को ये डर लगा कि यार जेपी मॉर्गन का बैंक है ये बंदा भला क्यों चाहेगा कि उसके कॉम्पिटिटर्स ग्रो करें। हाँ वो तो, और कॉम्पिटिटर्स को क्रश करने का सबसे इजी तरीका है कि उनके
पैसे में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो। हाँ सही बात है, उनका पैसे का फ्लो रोक दो या कुछ, क्योंकि एक बिजनेस को स्केल करने के लिए पैसा चाहिए। अब सिंपल सी बात है ना कि कोई 100 रुपए पे अगर 5% इंटरेस्ट दे रहा हो, लेकिन वहीं अब उससे उस 100 रुपए पे 10% 12% इंटरेस्ट देना पड़ जाए तो उसके लिए कितनी ज्यादा लोड वाली बात हो जाएगी है। और वहीं पे उसको वो भी करना है भाई, अपना बिजनेस भी स्केल करना है उसको, सारी चीजें। हाँ। अब बिजनेस में रिस्क कितना होता है, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, लॉसेस में आए तो फिर बर्बाद बंदा। तो होता क्या है भाई कि होता ये है उसके बाद कि सब अगेंस्ट में होते हैं। तो जेपी मॉर्गन अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को टाइटैनिक पे बुलाता है, सबको टिकट्स देता है, सारे कि आओ मीटिंग करते, बातचीत करते, सबकी बातें मैं सुनता हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है सबको। ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं इस बंदे से। उसके सारे कॉम्पिटिटर्स 8-10 लोग थे, वो सब उस टाइटैनिक शिप पे पहुंच जाते हैं। और जेपी मॉर्गन एट द वेरी डे जब टाइटैनिक को चलना था पानी में, अपना टिकट कैंसिल कर देता है, वो उस जहाज पे चढ़ता ही नहीं है। अब बाकी उसके सारे कॉम्पिटिटर्स जहाज पे होते हैं, डूब के मर जाते हैं। वो कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा, डूब के मर जाते हैं। और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे भी जो सबसे खतरनाक जो चीज जुड़ती है वो ये कि टाइटैनिक के डूबने का, एक किताब में टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले प्रेडिक्शन हो जाना, जिस किताब का नाम था wreck of the Titan written by रॉबर्ट फर्गसन। वो किताब उस बंदे ने टाइटैनिक के पानी में उतरने से पहले और डूबने के 14 साल पहले लिखी थी। और उसने उस जहाज का नाम टाइटन रखा था उसमें। और एग्जैक्टली वो जहाज वैसे ही एंटार्क्टिक में होता है, आइसबर्ग से टकराता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये और डूब जाता है। ये हमारी थ्योरी जो हमने क्रिएट की है टाइटैनिक के अराउंड। यस यस, ठीक है कि ये सब हुआ कैसे, सिनेरियो कि मतलब टाइटैनिक डूबा, वो सब तो चल रहा है, वो फाइनेंशियल लेवल का वो सब चीज़ें चल रही हैं। प्लान ये बन रहा है कि भाई अब हमें मुनाफा भी चाहिए, है ना, क्लेम चाहिए बैंक से, तो ये सब चीज़ें होंगी कैसे। एग्जैक्टली। तो जो जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन और वो दूसरा कौन है वो राइटर, हाँ, रॉबर्ट फर्गसन। रॉबर्ट फर्गसन, हाँ ठीक है। तो जेपी मॉर्गन एक और था ना, फेडरल बैंक से उन्हें लेना था क्या, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का मालिक था ना। हाँ, जेपी मॉर्गन। और जेपी मॉर्गन की कमाल एक बंदा था ना, वो क्या नाम है उसका यार, एक था तो यार, चल छोड़ इसको, तू बता। ठीक है। और कमाल की बात ये थी कि जेपी मॉर्गन व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जो टाइटैनिक बना रही थी उस कंपनी में पार्टनर था। जिस कंपनी ने जहाज बनाया है, जहाज बनाया और जिसका जहाज डूबा, हाँ। जेपी मॉर्गन उस कंपनी में पार्टनर था। हाँ, तो मुझे वही लग रहा है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी डिस्कस करेंगे हम, कि जेपी मॉर्गन और उसके जो पार्टनर्स हैं वो लोग बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं, स्पेस कुछ भी ले ले, चल एक रेस्टोरेंट ले ले, ठीक है। अब डिस्कशन चल रहा है भाई, बैंक हमें दिक्कत कर रहा है ना, और हमें क्लेम चाहिए, कैसे होगा चीज़ें। तो वही बैठा हुआ वो राइटर पीछे बैठा है, कहाँ वो बातें सुन रहा है उनकी, उसे पता है कि ये बंदे कौन है ना। तो अब वो आता है उनके पास कि मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली। कहते क्या है, तो वो अपनी किताब रखता है, रैक ऑफ द टाइटन्स, ये रहा सॉल्यूशन। वो कहता है क्या है भाई ये, कि पढ़ो तुम्हें पता चलेगा। वो किताब रीड करते हैं भाई, तो तभी उनके दिमाग की घंटी बजती है, हाँ ठीक है, जहाज़ को इस तरीके से डुबा सकते हैं। एग्जैक्टली। अब फिर जेपी मॉर्गन उस राइटर से पूछेगा इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा। हाँ, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है। तो राइटर बोलता है, वो जेपी मॉर्गन से बोलेगा और उन सब से कि मैं अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलते हुए देखना चाहता हूँ। और एक राइटर के लिए इससे बेहतर और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। हाँ, बेशक ये है कि उसने इतने बंदों की जान ले ली। जान उसने थोड़ी ली है। नहीं, उसने नहीं ली, कहानी तो उसी की है ना। कहानी तो उसी, तो वो वही चाह रहा हूँ ना कि कहानी में इतने लोग मारे हैं मैंने,
मैं हकीकत में देख मैंने इतिहास लिख दिया भाई। वो बंदा ऐसे बोल रहा होगा। व्हाट आर द ऑड्स ना यार कि एक किताब लिखी गई रैक ऑफ द टाइटन और डूबने वाला जहाज 14 साल बाद जो हुआ वो टाइटैनिक। नाम कितना सिमिलर है। अबे टाइटन के आगे इक लगा दिया उन्होंने बस। दैट्स फकिंग इनसेन। क्योंकि उसकी किताब की स्टोरी सेम वही है जो टाइटैनिक की हुई, टाइटैनिक के साथ जो हुआ है सेम स्टोरी वही है। एग्जैक्टली। तो ऐसा हो सकता है, जो ये हमारी तरफ से जैसे थ्योरी है। मैं जो मानता हूँ इन चीज़ों को कि जो इंसिडेंट्स हुए और उन पता चलता है कि वो पहले कभी लिखे जा चुके हैं। जैसे सिम्पसन्स का मैंने बताया कि राइटर्स ने लिखी वो चीज़ और उसके बाद वो रियलिटी में हो रही है। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले किताब का लिखा जाना। इवन जो अभी कोविड हुआ था तो कोई एक किताब सामने आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक ऐसी बीमारी, उसमें एक मतलब स्टोरी थी कि एक वायरस फैला है, उस वायरस का नाम कोविड-19 है और ये सब चीज़ें। तो मैं कहीं ना कहीं मतलब मैं ये ऐसा मानता हूँ कि कभी कभी कोई जो ऑथर्स और राइटर्स होते हैं ना, वो लिखते वक्त अपनी इमेजिनेशन के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना कि वो जो एक होता है ना कि रियलिटी वाली जो कॉन्शियसनेस होती है कि अपनी रियलिटी में रहते हुए जो सोच निकलती है बाहर, वो उस रियलिटी वाली सोच को पार करके वो कहीं भविष्य की सोच से वो आइडिया निकाल के लिखते हैं और फिर धीरे 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 समय और ये रियलिटी और ये नेचर अपने आप को धीरे 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 ऐसे एडजस्ट करता रहता है कि उसकी लिखावट जो उसने लिखा अपनी किताब में वो रियलिटी में उतर जाता है। जैसे तूने कहा थोड़ी देर पहले कि भाई अगर कोई पास्ट में ट्रैवल करके एक पेन भी इधर से उधर रख देता है तो वहां से पूरी टाइमलाइन ही स्विच होने लग जाती है। हाँ, तो ऐसे ही कि उन्होंने लिखते वक्त अपनी जो रियलिटी में रहते हुए जो उनकी इमेजिनेशन थी उसको पार करके जब उन्होंने भविष्य की खिड़की से उस आइडिया को, उस इमेजिनेशन को खींचा अपने दिमाग में और अपनी कहानी में लिखा, तो वो तो आगे जाके एक दिन होना ही है क्योंकि उस इंसान ने भविष्य की खिड़की से उस इमेजिनेशन को लिया है जो वो लिख रहा है। और ऐसा जितने भी मतलब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नॉन हैं और जो रिच हैं, ऑब्वियस ही बात है, तो उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टेप उठाया है जिनसे उनके पास जो वो तरक्की जो है वो चीज़ आई है। Exactly. अब तू छोटी छोटी चीज़ें ले ले कि इंस्टाग्राम पे इतने लोग हैं, वायरल हैं, क्या तुझे लगता है कि कोई अब नाम क्या लूँ मैं, कि कोई ठुमके लगा के इतने फॉलोअर्स बढ़ा लेगा? क्या दुनिया इतनी वेली है उनके ठुमके देखने के लिए बैठी है यार? अब है आज की दुनिया देख के तो लगता है मुझे कि लेकिन उसने स्टेप उठाया ना, वो उसने गट्स ले करके दिखाए भाई, गट्स दिखाया उसने। ये तो है कि हाँ उसने वो स्टेप लिया कच्चा बादाम पे कच्चा बादाम करना, कच्चा बादाम। बल्कि वो एक शो में आई थी, कंगना रनौत थी वहाँ पर, है ना, मैंने बताया भी था तेरे को कि वो पूछ रही है कि आपके फॉलोवर्स आपको इतना लाइक करते हैं, ऐसा करते क्या हो आप? तो बोलती है कि भाई हाँ मेरे फॉलोवर्स मुझे लाइक करते हैं, मैं चीज़ें करती हूँ जो भी है। तो वो बोलती है कि चलो देखते हैं आप करते क्या हो। वो वीडियो प्ले करते हैं, वहाँ पे वो ठुमके लगा रहे कच्चा बादाम है तो वो चीज़ तो कहते हैं बहुत ही अच्छा मतलब कर रहे हैं आप। ये हाँ, तो चीज़ें हैं मतलब कि हाँ कि मतलब सोचने वाली बात है ना कि यार कि एक इंसान जो खाली कच्चा बादाम कर रहा है वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो नेशनल टीवी के एक शो पे आ रही है ना, उसको इतने प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, इतना पैसा मिल रहा है उसको, उसने किया क्या? बस एक दिन नाइट सूट में उठ के कच्चा बादाम कर दिया। उसके माइंड में क्या आया, वो थॉट क्या आया कि हाँ क्या तो वो पहले से ही कर रही होगी वो चीज़। अब डॉली है चाय वाला, है ना, उसके पास बिल गेट्स आया भाई, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो बिल गेट्स को वहाँ पे खींच के ले आई भाई, है ना? ये सोचने वाली बात है। और किसके एग्जाम्पल दूँ मैं तेरे को भाई? चलो एग्जाम्पल्स आप बताना कि आपके माइंड में अगर ये चीज़ें आती हैं कि एक छोटी चीज़ जो है वो इतना बड़ा काम कर देती है, तो वो हमें कमेंट में बताना। बाकी आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एग्जैक्टली, इतनी इनसेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करी हमने। आगे ऐसा ही एक और अमेजिंग पॉडकास्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।